स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का फिजिक्स चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड। तो बच्चे चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसे, और उसके बाद जो है हमें क्या क्या पढ़ना है उस चीज़ को सुनते हैं। ये हमारा चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, क्लास 11th। फिजिक्स। स्टूडेंट, ऐसा है कि ये चैप्टर जो फिजिकल वर्ल्ड है ये हमारे लिए पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर से किसी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये फैक्ट है। अगर आप स्कूल एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें भी नहीं आते हैं। अगर आप नीट, आईआईटी, जेईई मेंस किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसे पढ़ेंगे। और वो इसलिए पढ़ेंगे कि मेनली इस चैप्टर में ये बताया गया है कि फिजिक्स क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजिक्स, व्हाट इज़ फिजिक्स। उसके बाद जो है आपको इस चैप्टर में ये बताया गया है कि आपको इन 2 साल में क्लास 11th में और 12th में क्या क्या पढ़ना है, आपका सिलेबस क्या है, ये चीज़ बताया जाता है। और बेसिक बातें इसमें यह है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स क्या है, यानी आपको इस चैप्टर में समझाया गया है मेनली कि फिजिक्स क्या होता है। तो भले ही हम इस चैप्टर को ना पढ़ें, लेकिन आखिर हमें फिजिक्स तो पढ़ना है ना। तो फिजिक्स को पढ़ने से पहले हमें फिजिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये होता क्या है, ताकि हमारा जो इंटरेस्ट हो ना वो इस सब्जेक्ट में बढ़ सके, हम इसको और भी इंटरेस्ट लेकर के पढ़ें और इसको अच्छे से समझें। इसीलिए हमें ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट, ऐसा है कि इस फिजिकल वर्ल्ड जो चैप्टर है इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, उनको समझने से पहले हम लोग कुछ साइंटिफिक वर्ड के बारे में समझेंगे जो इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाले हैं। चैप्टर के अंदर जब वो वर्ड हैं जो यूज होने वाले हैं, जिसे हम यूज करेंगे, जब उनका मीनिंग आपको पता नहीं होगा तो आप मिस कॉन्सेप्ट हो जाओगे। आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा सही से कि आखिर हम बोल क्या रहे हैं और आपको बता क्या रहे हैं। इसीलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर से रिलेटेड जो छोटे छोटे टर्म्स हैं साइंस में, चाहे वो फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो या बायोलॉजी में हो, हर जगह ये टर्म्स यूज होते हैं, लेकिन इसका मीनिंग हमें कोई नहीं बताता कि ये है क्या, आखिर इसका यूज हम किस रूप में कर रहे हैं, इस शब्द का प्रयोग, इस वर्ड का प्रयोग हम किस रूप में कर रहे हैं, किस सेंस में कर रहे हैं। व्हाट इज द सेंस फॉर यूजिंग दिस वर्ड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द मीनिंग ऑफ दिस word, so that the concept that we have given you should understand the well. ओके बच्चे, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसके अंदर कि ये फैक्ट क्या होता है। जो साइंटिफिक वर्ड है जो हम समझने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, वो सबसे पहला वर्ड हमारा है कि ये फैक्ट क्या होता है। उसके बाद बच्चे हम समझेंगे कि थ्योरी क्या होते हैं, हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि थ्योरी क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि लॉ ऑफ फिजिक्स क्या होते हैं, लॉ ऑफ फिजिक्स क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि प्रिंसिपल क्या होता है, ये प्रिंसिपल क्या होता है। ये सारे जो आप देख रहे हैं जो टर्म्स हैं छोटे छोटे, ये हमारे साइंस में यूज होने वाले टर्म्स हैं, जिसका मीनिंग हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो ही हम साइंस के किसी भी कंसेप्ट को, या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, हम किसी भी ब्रांच ऑफ साइंस के कंसेप्ट को समझ पाएंगे जब इसका मीनिंग हमको समझ में आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं इस फैक्ट के अंदर कि ये फैक्ट क्या होता है। देखिए बच्चे, इस फैक्ट को हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं कि ये क्या होता है। जैसे मान लो कि ये हमारे हाथ में एक मार्कर है,
इस मार्कर को अगर हम यहाँ से ऐसे ड्रॉप कर दें तो क्या होगा, नीचे गिरेगा। ये फैक्ट है कि नीचे ही गिरेगा, ऐसा तो नहीं है कि ऊपर चला जाएगा। तो यही एक फैक्ट है, ये फैक्ट का एक एग्जाम्पल है। इस मार्कर को आप ले जाओ, जहाँ भी लेके जाओ, आप इस रूम के अंदर रखो या रूम के बाहर लेके जाओ, या फिर इसको चाइना में लेके जाओ, या फिर इसको आप लंदन में लेके जाओ, जहाँ भी आप इसको लेकर के जाओ, और इस मार्कर को अगर ऐसे आप ड्रॉप करो तो ये नीचे की ओर ही गिरेगा। ये फैक्ट है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, सिंपल ये एक ऑब्जर्वेशन है जो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। इस फैक्ट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है कि ऐसा नहीं हो, ये पॉसिबल नहीं है। फैक्ट को चैलेंज करना पॉसिबल नहीं होता है। यही एक फैक्ट है जो आपको दिखता है, जिसे आप ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास की दुनिया में। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं, दिन में आपको क्या दिखता है, उजाला, घर में उजाला, बाहर में उजाला, क्या है ये फैक्ट है। ये तो होना ही है, दिखेगा ही आपको, ये फैक्ट है। घर के अंदर आप अगर अपने घर में लगे हुए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का स्विच को ऑन कर देते हैं तो क्या होता है, रूम में लाइट आ जाता है। क्या हुआ, ये क्या है, ये फैक्ट है। किसी भी रूम में स्विच को ऑन करोगे लाइट आएगा, ये फैक्ट है। तो इसी को हम फैक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया। तो आप फैक्ट को बोल सकते हैं कि एक ऑब्जर्वेशन है हमारे आसपास की दुनिया में, जिसे हम देखते हैं, और इसको चैलेंज कोई नहीं कर सकता है कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब चलिए हम इस फैक्ट के बारे में समझ गए कि ये होता क्या है। इसको थोड़ा सा एक वर्ड में हम लिख भी लेते हैं। लिख लीजिए आप कि ये होता क्या है, ये फैक्ट क्या होता है। ऑब्जर्वेशन है ये, क्या है ये, कुछ नहीं है, ऑब्जर्वेशन है ये। ऑब्जर्वेशन अबाउट, अराउंड, ऑब्जर्वेशन अबाउट, अराउंड, अबाउट, सॉरी, ऑब्जर्वेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। ऑब्जर्वेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस से कहने का मतलब है कि हमारे आसपास की दुनिया, हमारे आसपास का कोई जगह जहां पर हम कुछ डेली फेनोमेना होते हुए देखते हैं। बारिश हो रही है, फैक्ट है। आकाश में बिजली चमक रही है, ये फैक्ट है। रूम में टीवी चल रही है, ये फैक्ट है। ये ऑब्जर्वेशन होता है हमारे डेली लाइफ का, जिसे हम फैक्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि हाइपोथेसिस क्या होता है। ये हाइपोथेसिस क्या होता है, व्हाट इज हाइपोथेसिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस क्या होता है। देखो बच्चे, एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं कि हाइपोथेसिस क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि मार्कर है हमारे हाथ में। ऐसे हाइपोथेसिस का जो मीनिंग होता है, अगर मैं आसान भाषा में आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है अंदाजा लगाना। किसी चीज के बारे में हम श्योर नहीं हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन हम एक अंदाजा लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है अंदाजा लगाना, किसी चीज को मान लेना। ठीक है, ये होता है हाइपोथेसिस। अब देखो इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि ये मार्कर है, इस मार्कर को हमने यहां से छोड़ दिया, ये नीचे गिर गया। ये तो फैक्ट है कि नीचे ही गिरेगा ये, जैसे कि मैंने आपको ही पहले ही बताया कि फैक्ट क्या होता है। लेकिन अब जब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा कि ये मार्कर नीचे क्यों गिरा, क्यों, तो कुछ लोग बोलेंगे कैसा है ना कि इसको हवा जो है ना अपने धक्का दे दिया होगा ऊपर से नीचे की ओर, इसलिए ये मार्कर नीचे गिर गया होगा। कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा है ना कि ये मैग्नेटिज्म के वजह से गिरा होगा, ऊपर कोई नॉर्थ पोल होगा, नीचे कोई साउथ पोल होगा, और दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ होगा और ये गिर गया होगा। कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि ऐसा होगा, ऐसा हुआ होगा, ये ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लगा होगा, पृथ्वी इसको कुछ फोर्स से अपने ओर खींच रहा होगा नीचे की ओर, और ये नीचे की ओर गिर गया होगा। तो ये एक हाइपोथेसिस होता है जिसमें तरह तरह के लोग तरह तरह का अंदाजा लगाते हैं किसी चीज का आंसर, किसी फिनोमेना का आंसर देने के लिए। इसको हाइपोथेसिस कहा जाता है।
और ये हाइपोथेसिस ही बाद में जाकर के थ्योरी में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास 3, 4, 5 हाइपोथेसिस आया, इसकी मार्कर जो गिरा इसके पीछे 3, 4, 5 रीजन अलग अलग प्रकार के लोगों ने दिया। अब उनमें से कुछ रीजन तो गलत भी होगा, कुछ रीजन तो सही भी होगा। जो रीजन गलत होगा उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, उसको रूल आउट कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। पहले तो हाइपोथेसिस जो दिया गया है, अलग अलग तरह की जो बातें कही गई है इस मार्कर के गिरने के पीछे के कारण में, तो पहले उसका टेस्टिंग होगा, हाइपोथेसिस का टेस्टिंग होगा। जितने भी लोगों ने अलग अलग बात बताई सबको नोट किया जाएगा, फिर उन बातों का टेस्टिंग किया जाएगा, प्रैक्टिकल किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हाइपोथेसिस सही साबित होगा उसको लेकर के आगे बढ़ जाएगा, उसको थ्योरी में कन्वर्ट कर देगा कि हाँ इस वजह से मारकर गिरा। बाकी जो हाइपोथेसिस गलत होते हैं उसको वहां से रूल आउट कर दिया जाता है, मतलब एलिमिनेट कर दिया जाता है, ये गलत है ये। तो यही होता है हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस का मतलब एक प्रोपोज्ड एक्सप्लेनेशन होता है। प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन से कहने का मतलब एक अंदाजा लगाना किसी चीज के पीछे, किसी कारण के पीछे कि ये इस घटना के पीछे क्या कारण है, अंदाजा लगाया जाता है। वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, तो उसी को हाइपोथेसिस कहा जाता है। तो हाइपोथेसिस को आप इस तरह से समझे। अब इसको आप लिख लीजिए क्या होता है ये, इसको डिफाइन भी कर लीजिए। देखिए अब प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन, ए प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन, a proposed explanation for a phenomena, ये मार्कर का गिरना क्या है, फेनोमेना है, कोई घटना है। अब इस घटना के पीछे हमने अलग अलग तरह का एक्सप्लेनेशन दिया, अंदाजा दिया, वही चीज यहां लिखाया जा रहा है। अब प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन फॉर अ फेनोमेना, a proposed explanation for a phenomena made as a starting point, for further investigation, जो मैंने आपको बताई वही बात यहां लिखी गई है। प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन, अंदाजा लगाया गया सुझाव, फॉर अ फेनोमेना, किसी फेनोमेना के लिए, जो स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम फर्दर इन्वेस्टिगेशन, जो भी स्टार्टिंग में अंदाजा लगाया गया है ये गिरने के टाइम में, उसी प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन को अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाएगा, और उसमें से जो सही होगा उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, जो गलत होगा उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। बाद में उसी को, जो सही एक्सप्लेनेशन होगा, जो सही हाइपोथेसिस निकला, उसको थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उस घटना के पीछे कारण को मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, यही होता है हाइपोथेसिस। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब आगे की बात करते हैं कि क्या है आगे। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म आते हैं थ्योरी, कि ये थ्योरी क्या होता है, ये थ्योरी क्या होता है। एक्चुअली देखिए बच्चे, इसके बारे में मैं आपको हाइपोथेसिस के कॉन्सेप्ट में ही बताया कि थ्योरी क्या होता है, थ्योरी होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए कोई घटना है, इसे मारकर यहाँ से हम इसको ऐसे छोड़े, ये नीचे की ओर गिर गया, तो लोगों ने क्या किया, जो अलग अलग साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई इस मार्कर के गिरने के पीछे हवा भी कारण हो सकता है, ग्रेविटी भी कारण हो सकता है, मैग्नेटिज्म भी कारण हो सकता है। ये बन गया हाइपोथेसिस, अलग अलग अंदाजा लगाया लोगों ने। अब उस हाइपोथेसिस का टेस्टिंग किया जाएगा कि भाई ये मार्कर किस वजह से गिरा, और जो हाइपोथेसिस उसमें से सही साबित होगा उस हाइपोथेसिस को थ्योरी बताया जाएगा, उसे थ्योरी कहेंगे। और ये थ्योरी ही एक्सप्लेन करेगा कि ये मार्कर क्यों गिरा। जो हाइपोथेसिस सही निकलेगा वही हाइपोथेसिस इस मार्कर के गिरने के पीछे जो कारण है, इस घटना के पीछे जो कारण है, उस घटना को एक्सप्लेन करेगा कि वाई, क्यों गिरा, उसी को हम थ्योरी कहेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि थ्योरी जो है वो क्या है,
एक एक्सप्लेनेशन है जो हमें ये बताता है कि कोई घटना क्यों हुआ। थ्योरी हमें ये बताता है कि कोई फेनोमेना क्यों हुआ, ठीक है। और क्यों हुआ मतलब वो क्यों का आंसर कहां से मिलेगा, जो टेस्टिंग करने के बाद जो हाइपोथेसिस सही साबित हुआ होगा वही उसका आंसर होगा, वही तो थ्योरी होता है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, इट एक्सप्लेन्स व्हाई नेचुरल फेनोमेनाज ऑकर्ड, वाई नेचुरल फेनोमेनाज ऑकर्ड। ये आपको बताता है कि कोई भी जो फेनोमेना हुआ वो क्यों हुआ, ठीक है, वो ये बताता है। जैसे ये मार्कर यहां से आपने छोड़ा, गिर गया नीचे, ये एक फेनोमेना है। ये फेनोमेना क्यों होगा, क्यों हुआ, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यही तो थ्योरी है, यही तो बता रहा है थ्योरी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये मार्कर नीचे की ओर गिरा। यही तो हाइपोथेसिस भी था पहले, टेस्टिंग से पहले। टेस्टिंग के बाद पता चला कि ये ग्रेविटी की वजह से ही गिरा, तो उसको थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया गया। वही एक्सप्लेन कर रहा है इस मार्कर के गिरने वाले फेनोमेना को, सिंपल। अब देखिए बच्चे, यही होता है थ्योरी। अब देखिए ये थ्योरी आपको जो है ये नहीं बताए, ये थ्योरी बताएगा कि मार्कर क्यों गिरा, लेकिन ये थ्योरी आपको ये नहीं बताता है कि ये मार्कर कैसे गिरा। वाई का आंसर तो देगा क्यों गिरा ये देगा, हाउ कैसे गिरा ये नहीं बताएगा। कैसे का आंसर से कहने का मतलब क्या, हाउ का मतलब होता है कि जब ये मार्कर को आप छोड़े होंगे यहां से, जब ये गिरा होगा तो आखिर ये किस फोर्स से गिरा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से गिरा होगा। तो हाउ का मतलब इस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, ये होता है हाउ जो आप बोल रहे हैं कैसे के आंसर में आपको बताना है कि इस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, ये किस स्पीड से गिरा, ये कितने टाइम में गिरा, ये होता है हाउ का आंसर। तो ये चीज आपको ये थ्योरी नहीं बताता है कि हाउ कैसे, कितने स्पीड से, कितने टाइम में, कितने फोर्स से, ये सब चीज आपको थ्योरी नहीं बताते हैं, ठीक है। ये बताते हैं सिर्फ कि क्यों गिरा, किस वजह से गिरा, क्या उसके पीछे कारण था, ये बताता है। अब देखिए बच्चे, हम आते हैं इस पर। अब इसमें एक वर्ड और जोड़ ही लीजिए, आप लिख ही लीजिए, इट डज नॉट टेल अस दैट हाउ फेनोमेनाज ऑकर्ड। ये नहीं बताता है कि कोई फेनोमेना कैसे हुआ, ये नहीं बताता है आपको। आप यहां इसको भी लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब आते हैं 4 नंबर पे। अब हम यहां पर जानेंगे कि लॉ ऑफ फिजिक्स क्या होता है। लॉ ऑफ फिजिक्स क्या होता है, व्हाट इज लॉ ऑफ फिजिक्स। जैसे कि फिजिक्स में हम लोग ढेर सारे लॉज पढ़ते हैं, जैसे ओम्स लॉ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, और भी ढेर सारे लॉज आप पढ़ के आए हैं अभी तक। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है ना, ये सारे लॉज आप अभी तक पढ़ते आए हैं। लॉज तो आप जानते हैं कि लॉज हम पढ़ रहे हैं, लॉज से आप ऑलरेडी मिल चुके हैं। लेकिन लॉज को अगर आपको बोले कि ये होता है क्या, आप एक्सप्लेन करो, तो थोड़ी देर के लिए आपके मन में ये बात आएगी कि कैसे एक्सप्लेन करें। आप जान रहे हैं उसको कि वो फॉर्मूला है, न्यूटन्स ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, आपको पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s होता है, r इक्वल टू v बाई आई होता है। इतने सारे फॉर्मूलाज आपको पता है, वही लॉ है। लेकिन आपको अगर बोला जाए कि लॉ क्या है बताओ, एक्सप्लेन करो, तो थोड़ी देर के लिए आप कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे बताएं हम इस चीज को। तो इसी चीज को आपको हम बता रहे हैं कि आप कैसे बताएंगे लॉज होते क्या हैं। देखो बच्चे, लॉज क्या होते हैं, लॉज ऑफ फिजिक्स क्या होते हैं। किसी फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए अगर आप मैथमेटिकल टर्म का यूज करते हैं, किसी फेनोमेना को समझाने के लिए अगर आप मैथ का लैंग्वेज यूज करते हैं, तो उसे लॉज कहे जाते हैं। यानी किसी फेनोमेना को अगर आपको लिखना है तो उसे मैथ की भाषा में समझा दीजिए, फॉर्मूला लिख करके समझा दीजिए, वही होता है लॉज ऑफ फिजिक्स।
ठीक है, यानी कि किसी भी फेनोमेना को अगर आप मैथ के लैंग्वेज में अगर आप लिख रहे हैं तो आपको वही क्या है आपके लिए लॉज ऑफ फिजिक्स है। और ये लॉज ऑफ फिजिक्स आपको क्या बताता है, कौन सा इंफॉर्मेशन देता है? ये लॉज ऑफ फिजिक्स आपको इंफॉर्मेशन ये देता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये मार्कर यहाँ से आपने छोड़ा, ये गिरा, तो आपको यहाँ वाई नहीं करना है, क्यों गिरा ये नहीं, हाउ कैसे, कितना फोर्स लगा इस पे, कितने स्पीड से ये गिरा, कितने टाइम में गिरा, ये सब कैलकुलेशन आप कहाँ से निकालोगे? लॉज ऑफ फिजिक्स से निकालोगे, जो फॉर्मूलाज हैं इनके उससे निकालोगे। तो लॉज ऑफ फिजिक्स क्या करता है ना, आपको हाउ का आंसर देता है कि कैसे कोई फेनोमेना कैसे हुआ, कैसे वाले आंसर को आप एक्सप्लेन करते हैं किससे? लॉज ऑफ फिजिक्स से। इसी को बोला जाता है लॉज ऑफ फिजिक्स। अगर साफ साफ शब्दों में मैं आपको कहूं तो इसका मतलब यही होता है कि किसी फेनोमेना को मैथ के लैंग्वेज में, मैथ की भाषा में एक्सप्लेन कर देना क्या कहलाता है? लॉज ऑफ फिजिक्स कहलाता है। यानी एग्जाम्पल उसका मैथ फिजिक्स में जितने फॉर्मूलाज हैं वो सारे लॉ ऑफ फिजिक्स हैं। तो देखिए बच्चे, अब है क्या कि इसको हम थोड़ा डिफाइन भी कर लेते हैं। इट एक्सप्लेन्स द फेनोमेनाज it explains the phenomenas in the term of mathematics, it explains the phenomena in the term of मैथमेटिक्स। यानी कि ये जो लॉ ऑफ फिजिक्स होता है वो किसी फेनोमेना को एक्सप्लेन करता है, उसको डिस्क्राइब करता है, किस टर्म में? मैथ के टर्म में या मैथ के लैंग्वेज में। जैसे कि आप सुने होंगे कि क्या पढ़ा है आपने, जैसे कि आपने पढ़ा है कि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू क्या होता है? G(m1m2/r²। ये आपने पढ़ रखा है। जैसे कि आपने पढ़ रखा है v=u+at, जिससे आप वेलोसिटी पता कर सकते हैं, एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं, टाइम पता कर सकते हैं। और क्या पढ़ रखा है आपने? S=ut+12at²। और आपने क्या पढ़ रखा है? v²=u²+2as। इस तरह से ढेर सारे लॉज ऑफ फिजिक्स या फिर फॉर्मूला आप अभी तक पढ़ चुके हैं। ये सारे क्या हैं? लॉज ऑफ फिजिक्स हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ फिजिक्स। ओके स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं और सुन लीजिए, ये जो लॉ ऑफ फिजिक्स होता है वो ये नहीं बताता है कि कोई फेनोमेना क्यों हुआ, उसके पीछे कारण क्या है। जैसे कि ये मार्कर, जैसे यहाँ से आपने छोड़ा, ये गिरा, तो ये क्यों गिरा ये नहीं बताएगा, ये कैसे गिरा सिर्फ ये बताएगा। ये सिर्फ आपको बताएगा कि कितना इस पर फोर्स लगा, कितने टाइम में ये नीचे आया, कितने स्पीड से गिरा, ये बताएगा आपको लॉ ऑफ फिजिक्स। इसका कैलकुलेशन देगा, कितना फोर्स लगा, कितने टाइम में आया, ये सब आप कैलकुलेट करेंगे लॉ ऑफ फिजिक्स से। लेकिन जब पूछा जाएगा क्यों गिरा, तो इसका आंसर कहता है कि ये मेरे पास नहीं है। इसका आंसर आपको देता है थ्योरी। ठीक है ना, बताएगा कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरा। ठीक है, ये बताता है कि हाउ, फिजिक्स बताता है कि हाउ, कैसे हुआ कोई फेनोमेना, क्यों हुआ, इसका आंसर इसके पास नहीं होता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अब चलते हैं आगे की ओर। अब हमारा लास्ट है, वो है प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या होता है? देखो, ये प्रिंसिपल क्या होता है? ये जस्ट एक थ्योरी की तरह काम करता है। ये प्रिंसिपल आपको बताता है कि कोई फेनोमेना क्यों हुआ। ये भी वही चीज है, फेनोमेना क्यों हुआ। जैसे कि ये मार्कर को आप यहां से छोड़े तो क्यों गिरा? ग्रेविटी की वजह से गिरा। थ्योरी भी यही बता रहा था, प्रिंसिपल भी यही बता रहा है कि ये ग्रेविटी की वजह से गिरा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरा। लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है, चेंजेज कर दिया गया है। क्या चेंजेज है? थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा है इसके अंदर। ये गिरा ग्रेविटी की वजह से गिरा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरा। और थोड़ा सा और आपको ये इंफॉर्मेशन देगा कि ग्रेविटी के पीछे कारण क्या है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। इस पर जो ग्रेविटी लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो ये गिरा, आखिर उसके पीछे कारण क्या है ये बताओ। यानी कि वाई का आंसर आपको देना है, कारण को भी लेकर के, कारण भी आपको बताना है। क्यों गिरा मतलब फोर्स की वजह से गिरा,
लेकिन उस फोर्स के पीछे कारण क्या है, कहाँ से वो लग रहा है, किस वजह से लग रहा है, ये उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल। जैसे मैं आपको एक थ्योरी और एक प्रिंसिपल का एग्जांपल देता हूँ। आप 9th क्लास से 11th में आए हैं, अभी हम आपको 12th से कोई एग्जांपल नहीं देंगे। आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं 11th को, फर्स्ट चैप्टर है, तो नीचे से एग्जांपल देंगे तो आपको ऊपर समझ में अच्छी तरह से आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि प्रिंसिपल आपको समझना है। 9th क्लास का जब बुक उठाएंगे ना, तो थ्योरी जब आप पढ़ेंगे उसमें थ्योरी लिखा रहता है, पहले बताया जाता है किसी कॉन्सेप्ट के बारे में कि ये कैसे कैसे होगा, ऊपर में लिखा रहता है। तो वहां पर आप पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ आपको मिलेगा एवरी ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स attract other every objects in universe attract every objects in universe attract every other object in universe attract every other objects with a force is called gravity। ये लिखा होगा, या ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एक थ्योरी है, ये थ्योरी ये बता रहा है कि दुनिया की हर एक वस्तु, हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने ओर खींचती है, एक फोर्स से अपने ओर खींचती है, जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये थ्योरी हो गया। लेकिन जब यहां पर लिख दिया जाएगा, ऐसे लिख दिया जाएगा कि एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी ड्यू टू, इसमें लिख दिया जाएगा ड्यू टू masses and distance between them। अब देखिए यहां पर रीजन भी लिख दिया गया। पहले तो ये थ्योरी था, लेकिन अब ये बन गया कौन चीज, प्रिंसिपल। अब क्या बन गया, ये प्रिंसिपल। चूंकि ये मार्कर को आपने ऐसे छोड़ा यहां से, तो ये गिरा। ये मार्कर को आपने जब छोड़ा तो ये गिरा। तो ये जब मार्कर गिरा तो इसके पीछे कारण था ग्रेविटी। वही यहां बता रहा है कि दुनिया की हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपने ओर खींचती है, एक फोर्स से, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। तो यहां पर भी एक ऑब्जेक्ट मार्कर है, नीचे भी अर्थ है, दोनों एक दूसरे को अपने ओर खींच रहा है एक फोर्स से, जिस फोर्स का नाम ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब कह रहा है कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स के पीछे कारण होता है उन दो ऑब्जेक्ट का मास, ड्यू टू मासेस, इसका मास और अर्थ का मास, इन दोनों का मास और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यही इस ग्रेविटेशनल फोर्स के पीछे कारण होता है। आपको यहाँ पर कारण भी बता दिया गया। अब ये पूरा जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है, अब ये थ्योरी नहीं रहा, अब ये बन गया प्रिंसिपल। इतना तक तो ये थ्योरी था, लेकिन अब ये पूरे को मिला दीजिए तो ये बन गया प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल क्या करेगा, ये प्रिंसिपल जो साइंटिस्ट होंगे ना, उसको लॉ बनाने में हेल्प करेगा। ये पूरे को पढ़ेगा, इस पूरे प्रिंसिपल को पढ़ेगा वो। और इस प्रिंसिपल में देख रहा है कि इस फोर्स के पीछे कारण तो मास है, अब मास पे एक्सपेरिमेंट करेगा। और डिस्टेंस है, डिस्टेंस पे एक्सपेरिमेंट करेगा। एक बार मास को घटाएगा, मास को बढ़ाएगा, देखेगा कि फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, फोर्स पर क्या इफेक्ट हो रहा है। एक बार डिस्टेंस को घटाएगा, डिस्टेंस को बढ़ाएगा, देखेगा कि उन दोनों के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे चेंज हो रहे हैं। तो यहां से फिर वो लॉ को क्रिएट करेगा। यानी कि प्रिंसिपल क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो फिजिसिस्ट होते हैं, उन्हें लॉज बनाने में हेल्प करते हैं, हेल्प मिलता है उसको प्रिंसिपल से। यही होता है प्रिंसिपल। ओके, मिटा दें इसको। थैंक यू। अब देखिए बच्चे क्या होता है स्टूडेंट। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पे, जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है फिजिकल वर्ल्ड। तो चलिए इस फिजिकल वर्ल्ड को हम समझते हैं पहले। अब ये जो लिखा हुआ एक जो छोटा सा जो एक वर्ड लिखा हुआ, शब्द लिखा हुआ फिजिकल वर्ल्ड, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है वर्ल्ड अराउंड अस, वर्ल्ड अराउंड अस, या इसी को बोलते हैं नेचर। ठीक है, तो वर्ल्ड अराउंड अस से कहने का मतलब क्या,
वर्ल्ड अराउंड अस से कहने का मतलब क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ, फिजिकल वर्ल्ड होता क्या है आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम अभी क्या है, अपने रूम में अभी हम खड़े हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, रूम में हम आपको पढ़ा रहे हैं रूम से, तो इस रूम के अंदर हम पैक हैं एक छोटा सा स्पेस में। इस स्पेस में हमारे पास फैन भी चल रहे हैं, लाइट भी जल रहे हैं, डेस्कटॉप भी यहाँ पे ऑन है, कैमरा भी ऑन है, ये सारे चीज़ इस छोटा सा स्पेस में है। तो ये स्पेस और इस स्पेस के अंदर जितने भी चीज़ें हैं वो सारे फिजिकल वर्ल्ड हैं। इसी को हम फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं, अपने आसपास की दुनिया कहते हैं इसको, अपने आसपास की दुनिया कहते हैं इसको। फिजिकल वर्ल्ड का मतलब होता है भौतिक जगत, अपने आसपास की दुनिया, जहां हम हैं, हमारे चारों ओर हमारे अलावा और भी चीजें हैं जिसको हम फिजिकल वर्ल्ड कहेंगे या फिर उसको हम नेचर कहेंगे। और एक छोटा सा एग्जांपल बहुत बढ़िया से हम आपको बताते हैं, अगर नहीं समझ में आया होगा तो। इस एक स्पेस को लेकर के और उस स्पेस के अंदर जो मटेरियल है उसको लेकर के हम फिजिकल वर्ल्ड को समझ सकते हैं। इस रूम में हम हैं, इस रूम में स्पेस तो है, जो भी स्पेस है, छोटा कम स्पेस या ज़्यादा स्पेस, ये स्पेस है, यही स्पेस हमारे लिए हमारी दुनिया है, हमारे लिए फिजिकल वर्ल्ड है। और इस स्पेस के अंदर जितने भी चीज़ें हैं, मैटर है, एनर्जी है, कुछ नेचुरल फेनोमेनाज भी हो रहे हैं। तो जो मैटर है, एनर्जी है और नेचुरल फेनोमेनाज हैं वो हमारे दुनिया के अंदर हैं, हमारे फिजिकल वर्ल्ड के अंदर आते हैं। यानी इस रूम का स्पेस हमारे लिए फिजिकल वर्ल्ड है, हमारा भौतिक जगत है, दुनिया है। भौतिक जगत मतलब फिजिकल वर्ल्ड है। और इस हमारी दुनिया में मैटर भी है, एनर्जी भी है, कुछ नेचुरल फेनोमेना भी हो रहे दिखाई दे रहे हैं। मैटर के रूप में मार्कर हमारे हाथ में है, मैटर है, ये बोर्ड है, ये मैटर है। उसके बाद एनर्जी के रूप में लाइट भी जल रही है, लाइट क्या है, एनर्जी है। फेनोमेना के रूप में ये पंखा भी यहाँ चल रहा है, ये क्या है, पंखा का चलना क्या, फेनोमेना है ना। तो इसी को बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड। यानी कि फिजिकल वर्ल्ड को आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई स्पेस जिसके अंदर मैटर हो, एनर्जी हो, कुछ फेनोमेना हो रहे हो, उनको हम बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड, हमारे आसपास की दुनिया। जैसे आप अगर बाहर हैं तो बाहर में सिर्फ आप ही नहीं हैं, आपके आसपास बहुत सारी चीजें हैं, बड़ा सा स्पेस है आपके आसपास। उस बड़े से स्पेस में ढेर सारी चीजें हैं, मैटर है, एनर्जी है, कुछ घटनाएं घट रही होती है। घटनाएं घट रही होती है मतलब कभी कभी आप देखते हैं बारिश हो रही होती है, कभी आकाश में लाइटनिंग हो रहा होता है, ये सब नेचुरल फिनोमेना है। जो स्पेस आपको दिख रहा है उसी स्पेस के अंदर तो ये हो रहा है। उस स्पेस के अंदर मैटर भी है। मैटर से कहने का मतलब लोगों का घर है, पेड़ पौधे हैं और भी पशु पक्षी हैं, वो क्या है, मैटर है। वही आपके आसपास की दुनिया होती है, उसी को हम फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं, उसी को हम नेचर कहते हैं। ठीक है ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब जानते हैं कि फिजिक्स क्या होता है। हमने तो जान लिया कि फिजिकल वर्ल्ड क्या है, नेचर क्या है, यूनिवर्स क्या है, इन सब का मीनिंग तो हमें समझ में आ गया। लेकिन अब इस चैप्टर के अंदर जो हमें पढ़ना है वो बेसिक चीज, जो मेन चीज है वो है व्हाट इज फिजिक्स। हमें तो यही जानना है, व्हाट इज फिजिक्स, ये फिजिक्स क्या होता है, व्हाट इज फिजिक्स। अब ये क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज फिजिक्स। तो बच्चे देखो, एनसीईआरटी कह रही है, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो बता रही है कि भाई फिजिक्स का डिफिनेशन हमारे पास नहीं है। फिजिक्स का जो एग्जैक्ट डिफिनेशन होना चाहिए वो हम नहीं दे सकते आपको। वो ये बता रहा है कि प्रीसाइज डिफिनेशन ऑफ फिजिक्स इज नॉट पॉसिबल, ये कह रहा है कि फिजिक्स का जो एग्जैक्ट डिफिनेशन है, प्रीसाइज का मतलब एग्जैक्ट, जो सही सही डिफिनेशन होना चाहिए वो हमारे पास नहीं है। क्यों, वाई? तो वाई को भी ये समझा रहा है, क्यों, ये बता रहे हैं कि फिजिक्स अपने अंदर इतने सारे फेनोमेनाज को एक्सप्लेन करते हैं कि उसे दो शब्द में डिफाइन कर देना पॉसिबल नहीं है। हमारे यूनिवर्स में कितने सारे फेनोमेनाज हो रहे होते हैं, दिन का होना। और आपसे ही अगर हम पूछें कि फिजिक्स क्या है बताओ, तो आप बहुत ही आसान तरीके में बोल सकते हो कि सर आकाश में सूरज का चमकना, तारे का टिमटिमाना, रात का होना, दिन का होना, चाय का ठंडा होना, चाय का गर्म होना, टीवी के स्क्रीन पर इमेज का बनना,
कैमरा का फोटो का ले लेना, पंखा का चलना, लाइट का जलना, ये सारे फिजिक्स हैं। आप इतने सारे फिनोमेनाज के बारे में बता रहे हो कि यही तो फिजिक्स है। तो जो चीज इतने सारे फिनोमेनाज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनको एक या दो सेंटेंस में डिफाइन कर देना इतना आसान नहीं है। जब आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स है सर, साउंड फिजिक्स है सर, मिरर फिजिक्स है सर, लेंस फिजिक्स है सर, इतने सारे चीज फिजिक्स है सर, जब आप खुद बोल रहे हो तो क्या आप फिजिक्स को दो शब्दों में डिफाइन कर सकते हो? क्या उसको दो शब्दों में आप फिजिक्स को समझा सकते हो? तो इतने घुमाने फिराने से बेटर है ना कि आप बोल दो ना कि फिजिक्स इज नेचर। क्यों बोले कि फिजिक्स इज नेचर? इतने सारे फिनोमेनाज जो हो रहे हैं, ढेर सारे फिनोमेनाज, वो आखिर हो कहाँ रहे हैं? अरे इसी नेचर के अंदर तो हो रहे हैं, इसी नेचर के अंदर में तो हो रहे हैं ना। अगर हम बोल दें कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे नेचर में जितने फिनोमेनाज हैं, उन सारे फिनोमेनाज को एक्सप्लेन करने वाला फिजिक्स है, और उसी को हम फिजिक्स कहते हैं। जब हम बोल दिए ना एक वर्ड में, इतना घुमाने फिराने से बढ़िया है कि छोड़ करके बोल दे कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे नेचर में जितने फिनोमेनाज हैं ढेर सारे, उन सारे फिनोमेनाज को फिजिक्स क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया 100 बात की एक बात हमने बता दिया कि फिजिक्स नेचर है। ठीक है, तो यहां पर बोला गया कि फिजिक्स इज नेचर। क्या बोला गया? फिजिक्स इज नेचर। समझ में आ गया? क्योंकि ये पूरे नेचर को एक्सप्लेन करता है। पूरे नेचर को एक्सप्लेन करता है मतलब क्या? हमारे नेचर में जितने फिनोमेनाज हैं, उन सारे फिनोमेनाज को एक्सप्लेन करने वाला कौन है? फिजिक्स है। दिस इज फिजिक्स। अब नेक्स्ट आता है, इसमें बोला गया कि फिजिक्स इज व्हाई एंड हाउ ऑफ लाइफ। फिजिक्स जो है आपके जीवन का व्हाई भी है, हाउ भी है। फिजिक्स को आप अपने लाइफ से जोड़ करके देखिए। इसका मतलब क्या हुआ? फिजिक्स को अपने लाइफ से आप जोड़ करके देखिए। मतलब क्या? यानी कि आपके डेली लाइफ में, आपके जीवन में, आप अपने जीवन में जितने फेनोमेनाज को देख रहे हैं, उस सब का आंसर आपको कौन देता है? फिजिक्स देता है। किस रूप में? वाई के रूप में एंड हाउ के रूप में। कोई फेनोमेना आपने देखा और आपने सोचा कि क्यों हुआ, तो उसका आंसर भी आपको कौन देगा? फिजिक्स देगा। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हुआ, उसका भी आंसर आपको कौन देगा? फिजिक्स देगा। जैसे एग्जांपल, ये मार्कर है हमारे पास, इस मार्कर को हमने यहां से छोड़ा, ये नीचे गिरा। अब यहां पे कोई ये एक फेनोमेना है, मार्कर का गिर जाना। व्हाट इज दिस? दिस इज फेनोमेना, नेचुरल फेनोमेना। दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज फेनोमेना। ये एक घटना है जो आप अपने लाइफ में इसको देख रहे हैं या खुद से कर भी रहे हैं, ये एक फेनोमेना है। अब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि ये मार्कर क्यों गिरा हुआ है, तो इसका आंसर है कौन देगा आपको? फिजिक्स। क्या आंसर होना चाहिए इसका? क्यों गिरा? ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। आंसर भी मिल गया। किससे मिला? फिजिक्स से मिला। अब बात आती है ये मार्कर कैसे गिरा, तो इसका आंसर भी आपको कौन देगा? फिजिक्स देगा। कैसे गिरा में आपको क्या चाहिए आंसर में? कि इस पर कितना फोर्स लगा होगा जिससे कि ये गिरा होगा, ये किस स्पीड से गिरा होगा, ये कितने टाइम में गिरा होगा, ये सब आपको आंसर में चाहिए। किसके आंसर में? हाउ के आंसर में। तो इसका भी आंसर कौन देगा? फिजिक्स देगा। यही होता है फिजिक्स इज व्हाई एंड हाउ ऑफ लाइफ। आप अपने जीवन में जितने भी फिनोमेनाज देखते हैं, उस सब का आंसर आपको देता है फिजिक्स। इसीलिए यहां बोला जाता है कि फिजिक्स इज व्हाई एंड हाउ ऑफ लाइफ। अब स्टूडेंट आगे बात करते हैं। आगे यहां पर आता है, इस हाउ से, इस व्हाई से एंड हाउ से आप एक नया आइडिया बना सकते हैं फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। फिजिक्स को और भी बेहतर तरीके से बताने के लिए आप यहां से एक छोटा सा डिफिनेशन बना सकते हैं। अब ये देखो कि ये वाई क्या है। वाई क्या है?
वाई एक प्रिंसिपल है, वाई एक प्रिंसिपल है, और हाउ क्या है, ये लॉ ऑफ फिजिक्स है, लॉ ऑफ फिजिक्स है। वाई प्रिंसिपल है। अभी अभी हमने बताया था आपको कि प्रिंसिपल क्या होता है। क्या बताया था हमने आपको कि प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल किसी फेनोमेना को एक्सप्लेन करता है किस रूप में? वाई के रूप में, कि क्यों गिरा, ये मार्कर का गिरना एक फेनोमेना है, क्यों गिरा? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, क्यों गिरा, इसके पीछे क्या कारण है? क्या कारण है? इन दोनों का मास और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये तो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल बता रहा है कि ये क्यों गिरा, फोर्स की वजह से गिरा, उस फोर्स के पीछे कारण भी ये बता रहा है। अब बात आती है कि यहां पर ये कैसे गिरा, तो किस फोर्स से गिरा, किस स्पीड से गिरा, कितने समय में गिरा, यहां पर आंसर मिलता है हाउ का। तो फिजिक्स क्या है, आप यहां से वाई और हाउ को कैसे मतलब और भी तरीके से लिख सकते हो फिजिक्स के टर्म में। आप यहां बोल सकते हो, फिजिक्स को आप ऐसे बोल सकते हो, इट इज प्रिंसिपल, इट इज प्रिंसिपल, इट इज प्रिंसिपल मतलब क्या, यह प्रिंसिपल है, यानी कि ये आपको बताएगा कि कोई फेनोमेना कैसे हो, क्यों हुआ और उसके पीछे कारण क्या है। और ये हाउ बताएगा कि वो जब हुआ तो फिर किस अमाउंट में हुआ, जितने भी उसके अंदर फैक्टर हैं, उस फेनोमेना के पीछे जो फैक्टर काम कर रहे हैं, वो फैक्टर कैसे काम कर रहा है, किस अमाउंट में काम कर रहा है। फैक्टर जैसे जैसे फोर्स लग रहा हो, किसी फेनोमेना, कोई फेनोमेना होता है तो कोई ना कोई एनर्जी वहां इन्वॉल्व होता है, जहां पर फोर्स लग रहे होते हैं, कुछ चीजें चल रही होती है, इस तरह से। तो प्रिंसिपल आपको बताएगा कि क्यों हुआ, क्या कारण है उसके पीछे, उसके बाद फिर वो बताएगा कि जो भी चीज हुआ वो कैसे हुआ, है ना। तो इट इज प्रिंसिपल एंड हाउ का मतलब लॉ ऑफ फिजिक्स। इसी से पता करेंगे ना कि कैसे, मतलब किस फोर्स से, किस स्पीड से, कितने टाइम में, ये भी तो हमको आंसर चाहिए फिजिक्स से। तो ये फिजिक्स क्या है, जो आपको बताता है कैसे, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ और कैसे हुआ। एंड लॉ ऑफ फिजिक्स, इट इज प्रिंसिपल एंड लॉ ऑफ फिजिक्स दैट explains explains phenomenage। याद देखिए पूरा एकदम क्लियर है। इट इज प्रिंसिपल यानी कि फिजिक्स प्रिंसिपल है, यानी कहने का मतलब हुआ कि ये आपको बताएगा कि फेनोमेना क्यों हुआ और किस वजह से हुआ। उसके बाद ये लॉ आपको बताएगा कि कैसे हुआ कोई फेनोमेना, ये एक्सप्लेन करेगा फेनोमेना को, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ और कैसे हुआ। इसी को हम फिजिक्स कहते हैं। और ये दोनों सेम चीज है, आप फिजिक्स को इस तरह से भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब हुआ है एंड हाउ का मतलब लॉ ऑफ फिजिक्स। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना चीज हमें मिला है। अब बच्चे देखिए, मैं आपको बता रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट ये है, बहुत ही आसान है इसको समझना। देखिए जैसे अब आपको पढ़ना है व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स What is the relation between physics and mathematics? Are they two same? Are they two same? क्या ये दोनों एक ही है, सेम है? तो बच्चे इसका आंसर है कि फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स। फिजिक्स जो है वो बिना मैथमेटिक्स का अधूरा है, वो कंप्लीट नहीं है। अब कैसे, अब इसको समझते हैं। जैसे मान लो कि आपने कोई फेनोमेना देखा, फिर आपने लॉ सोचा
अब आप लॉ सोच लिया, अब आपको फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए आपको ढेर सारे मैथ चाहिए होता है, मैथ आपको जानना होगा। अगर मैथ का नॉलेज आपके पास नहीं है तो आप किसी फेनोमेनाज को मैथ के टर्म में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको नहीं लिख सकते हैं। और वहां पर फिजिक्स, फिर अगर किसी फेनोमेनाज को अगर आप मैथ के टर्म में एक्सप्लेन नहीं किए तो अब फिजिक्स इनकम्प्लीट रह जाएगा, फिर हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो जीरो मिलने वाला है। जैसे कि हम कहते हैं कि हम इस वेलोसिटी से चले, इतने टाइम के बाद हमारा जो है, हम इस वेलोसिटी से स्टार्टिंग में चल रहे थे, हमारा एक्सेलरेशन ये था, इतने टाइम में हमारा वेलोसिटी क्या होगा। अगर हमारे पास मैथ नहीं है तो क्या हम इस वेलोसिटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो मैथ चाहिए होता है फिजिक्स को कंप्लीट रूप से एक्सप्लेन करने के लिए, इसीलिए जो फिजिक्स है वो विदाउट मैथमेटिक्स इनकम्प्लीट है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गई बात आपको? यानी कि आपने कोई फेनोमेना देखा, फिर आप क्या किए, उस फेनोमेना के पीछे कारण को ढूंढा, कारण को ढूंढ लिया कि हाँ भाई ये कारण है इसलिए ऐसा हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, एक लॉ बनाएंगे। फिर लॉ जैसे बन जाते हैं तो आपको फॉर्मूला बनाना होगा। तो फॉर्मूला बनाने के लिए आपको ढेर सारी मैथ का नॉलेज रखना होगा, तो ही फॉर्मूला आप क्रिएट कर सकते हैं हाउ का आंसर देने के लिए कि ये फेनोमेना कैसे हो रहा है। ठीक है, अगर मैथ आपको नहीं आता है तो आप नहीं बना पाएंगे। तो वैसे ही फिजिक्स है, अगर फिजिक्स में अगर मैथ नहीं होता तो ये फिजिक्स इनकम्प्लीट होता। जब कोई स्पेस मिशन होता है ना बच्चे, तो उस टीम में क्या होता है, ढेर सारे बड़े बड़े मैथमेटिशियन होते हैं किसी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए। स्पेस मिशन जब होता है, किसी फेनोमेना के को रीजन को ढूंढा जाता है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वहां पर ढेर सारे मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट होते हैं। फिजिसिस्ट क्या करते हैं, फेनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं, वो थ्योरी बनाते हैं, वो प्रिंसिपल बनाते हैं, लॉज भी बना के दे देते हैं। अब वो फिजिसिस्ट लॉज बना दिए, थ्योरी बना दिए, सब कुछ बना दिए, प्रिंसिपल बना दिए। अब वो क्या करेंगे, अपने वर्क को ट्रांसफर कर देंगे मैथमेटिशियन के पास। अब वो मैथमेटिशियन क्या करेंगे, उस थ्योरी को भी पढ़ेंगे, उस लॉज को भी पढ़ेंगे, प्रिंसिपल को भी पढ़ेंगे, देखेंगे कि इस फेनोमेना में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हैं और ये कैसे कैसे काम कर रहा है। वहां से एक अब वो फॉर्मूला बनाएगा। कौन बनाएगा, वो मैथमेटिशियन बनाएगा, क्योंकि उन्हें मैथ की जानकारी है। ऐसे देखा जाए बच्चे तो ऐसा होता है कि जितने भी फिजिसिस्ट होते हैं ना, वो एक मैथमेटिशियन भी होते हैं। जैसे न्यूटन को ही आप ले लीजिए, थेल्स को ही आप ले लीजिए, डॉक्टर गिलबर्ट को ही आप ले लीजिए। तो ऐसे देखा गया है कि जितने भी फिजिसिस्ट होते हैं ना, वो एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन भी होते हैं, क्योंकि उसे फिजिक्स को समझाने के लिए मैथ की जरूरत हमेशा पड़ते रहता है, इसीलिए उसे मैथ की जानकारी रखना भी जरूरी होता है। ऐसे फिजिसिस्ट मैथमेटिशियन तो होते हैं, लेकिन उसके टीम में स्पेशल मैथमेटिशियन को भी दिया जाता है, ताकि और भी अच्छे से किसी फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए उस फिजिसिस्ट को उस मैथमेटिशियन से हेल्प मिल सके। इसीलिए मैथ जो है इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, वो इनकम्प्लीट रह जाएगा नहीं तो फिजिक्स विदाउट मैथमेटिक्स। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, यही इसका आंसर है। चलिए अब आगे की ओर बात करते हैं, यही रिलेशन है। अब हमारे पास क्या है बच्चे, अब आगे हम पढ़ेंगे टू फंडामेंटल प्रिंसिपल इन फिजिक्स। आगे हम पढ़ेंगे टू फंडामेंटल प्रिंसिपल इन फिजिक्स। ये क्या होता है, ये टू फंडामेंटल प्रिंसिपल इन फिजिक्स क्या होता है सर, बता दीजिए क्या होता है। देखिए बच्चे क्या होता है टू फंडामेंटल प्रिंसिपल इन फिजिक्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला होता है यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन। सेकेंड होता है रिडक्शनिज्म। एक होता है यूनिफिकेशन, दूसरा होता है रिडक्शनिज्म। बहुत ही सिंपल सा चीज है ये। ऐसे वर्ड ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इसके अंदर बहुत हल्की चीजें हैं जो आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएंगे। चलिए अब समझते हैं कि ये यूनिफिकेशन क्या होता है। टू फंडामेंटल प्रिंसिपल इन फिजिक्स, there are two fundamental principles in physics. They are unification and reductionism. First of all, we have to understand unification. What is unification?
यूनिफिकेशन। ये यूनिफिकेशन क्या होता है, चलिए पहले हम इसको लिख लेते हैं। इट इज जस्ट एन अटेम्प्ट, इट इज जस्ट एन अटेम्प्ट, लिख लीजिए, इट इज जस्ट एन अटेम्प्ट, अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन, टू एक्सप्लेन various phenomenas through single law of physics। देखो बच्चे क्या लिखा होगा, बहुत सिंपल सा चीज है ये। इट इज जस्ट एन अटेम्प्ट, यह मात्र एक कोशिश होती है फिजिसिस्ट की, टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमेनाज, अलग अलग ढेर सारे फिनोमेनाज को एक्सप्लेन करने के लिए, थ्रू सिंगल लॉ ऑफ फिजिक्स। यानी कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि फिजिसिस्ट के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम ढेर सारे फिनोमेनाज को क्या कर दें, एक ही लॉ से एक्सप्लेन कर दें। इसी को बोलते हैं यूनिफाई करना, इसी को बोलते हैं यूनिफाई करना। अच्छा, ऐसा कोशिश क्यों रहता है कि हम ढेर सारे फिनोमेनाज को एक ही लॉ से एक्सप्लेन कर देंगे, ऐसा कोशिश साइंटिस्ट क्यों करते हैं? अब देखो कि ढेर सारे फिनोमेनाज हैं, बहुत सारे फिनोमेनाज होते रहते हैं इस यूनिवर्स में, हर एक फिनोमेनाज का अपना अपना लॉ है, अपना अपना फॉर्मूला है उसका। अगर हम 10, 20, 50 फिनोमेनाज को अगर हम एक ही फॉर्मूला से एक्सप्लेन कर दें, तो 10, 50, 20 जो लॉज हैं उसको अगर हम एक ही फॉर्मूला से एक्सप्लेन कर देंगे, तो उस फिनोमेना से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे पास आएंगे वो एक ही फॉर्मूला से बन जाएगा। अब 50 लॉज है, 50 फिनोमेनाज हैं, उनके 50 फॉर्मूले हैं उसको बनाने के लिए। तो क्या ऐसा होता है हमारे डेली लाइफ में, हम स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट हैं, अब 50 फिनोमेनाज हैं, उनके 50 फॉर्मूले हैं, तब उस 50 फिनोमेनाज के 50 फॉर्मूले हमें याद भी नहीं रह पाता है। अगर उस 50 फिनोमेनाज का एक ही फॉर्मूला हो जाए तो 50 फिनोमेनाज का क्वेश्चन तो एक ही फॉर्मूला से हम सोल्व कर लेंगे और हमेशा हमको याद भी रह जाएगा वो फॉर्मूला। तो यहाँ पर फिजिक्स को या किसी फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में और भी इजी हो जाता है, या उस फिनोमेना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो उसे हम एक ही फॉर्मूला से सॉल्व कर देते हैं। उतने सारे फिनोमेना के फॉर्मूला को रखने की कोई जरूरत या याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी। यानी फिजिक्स को और भी आसान बनाने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, इट इज जस्ट एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमेना थ्रू सिंगल लॉ ऑफ फिजिक्स। यानी ढेर सारे फिनोमेनाज को आप एक ही लॉ से एक्सप्लेन कर दो। ढेर सारे फिनोमेनाज में हाउ का आंसर को देने के लिए हमें एक ही फॉर्मूला दे दो, ताकि फिजिक्स हमारे लिए और भी इजी हो जाए। इसी को बोला जाता है यूनिफिकेशन। अब देखिए इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं और समझो ना इसे। मान लो ना आपकी क्लास है, आपके क्लास में 10 बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। तो जो पढ़ने में अच्छे हैं, चलो इस साइड, चलो इस साइड, चलो इस साइड, चलो इस साइड, आपने कर दिया इसको। जो पढ़ने में अच्छे हैं उसको आप यूनिफाई कर दिए, एक जगह एकत्रित कर दिए। यही होता है यूनिफिकेशन। ठीक है, जो पढ़ने में खराब हैं, चलो इस साइड, चलो इस साइड, चलो इस साइड, चलो इस साइड, उसको एक जगह एकत्रित कर दिए। यूनिफाई का मतलब एकत्रित करना, एक जगह आपने उसको एकत्रित कर दिया, एक सिस्टम में आपने उसको डाल दिया। यही होता है यूनिफाई करना, यूनिफिकेशन करना। मान लो आप डेली रोड पर घूमते हो, आप ढेर सारे सुंदर लड़की को देखते हो, तो आप बोलते हो ये सुंदर लड़की, ये सुंदर लड़की, ये सुंदर लड़की, ये सुंदर लड़की। आपने सुंदर लड़की को यूनिफाई कर दिया, आपने उसको एक कैटेगरी में जाकर के रख दिया। आपने उस सारे सुंदर लड़कियों को एक ही कैटेगरी से एक्सप्लेन कर दिया कि इस कैटेगरी में सारी सुंदर लड़कियां हैं। यही होता है यूनिफाई करना। वही चीज यहाँ पर भी है। ढेर सारे फिनोमेनाज को अगर हम एक ही लॉ से एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम यूनिफाई कर रहे हैं उसको। ढेर सारे फिनोमेनाज को एक बॉक्स में ले आकर के रख रहे हैं और उस बॉक्स के अंदर एक ही लॉ लगेगा जो सारे फिनोमेना को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। देखो, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर को हमने यहां से छोड़ा, ये नीचे की ओर गिरा। किस फोर्स के वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। कितना ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लगा? इसका आंसर हमको कहां से मिलेगा, किस लॉ से मिलेगा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी से मिलेगा, ग्रेविटेशन से मिलेगा। यानी कि यहां पर फॉलिंग अ मार्कर किस लॉ को
फॉलो कर रहा है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलो कर रहा है। अब देखिए दूसरा है, जैसे कि ये पृथ्वी है, ये प्लैनेट है, ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है। तो आखिर ये जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, इस पृथ्वी का चारों तरफ घूमना, सूर्य के चारों तरफ घूमना, कौन सा लॉ इस फेनोमेना को एक्सप्लेन करेगा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन करेगा। कैसे सर? अच्छा, पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों तरफ, तो किसी चीज को घुमाने के लिए, मोशन में लाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये फोर्स लग रहा है किस वजह से? सन के मास के वजह से और अर्थ के मास के वजह से, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिस वजह से अर्थ जो है वो मोशन में आ गया है, सर्कुलर मोशन में वो घूम रहा है सूर्य के चारों ओर। तो इस तरह से जो है ये जो रिवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, इस फेनोमेना को कौन सा लॉ एक्सप्लेन करेगा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन करेगा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं सारे प्लैनेट्स, प्लैनेट किसके अराउंड रिवॉल्व करेगा? सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। कोई भी प्लैनेट जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, ये भी एक फेनोमेना है, और इस फेनोमेना को एक्सप्लेन करेगा कौन सा लॉ? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, और भी फेनोमेनाज को देख लेते हैं। जैसे ये भी आपको पता है कि सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट। देखो यहां पे कितने फेनोमेनाज हो गए? 1 2 3। इन तीनों फेनोमेनाज को एक सिंगल लॉ से एक्सप्लेन किया जाता है। इसी को बोलते हैं यूनिफाई करना, यानी कि ये तीनों फेनोमेनाज जो हैं वो एक ही लॉ से एक्सप्लेन हो रहे हैं। इन तीनों फेनोमेनाज के अंदर से अगर आप कोई आंसर चाहते हैं तो वो आंसर आपको एक ही लॉ से मिल जाएगा, जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, इसी को बोला जाता है यूनिफाई करना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये एक सिंगल लॉ है जो इन तीन फेनोमेना को एक्सप्लेन कर रहा है। ये तीनों फेनोमेना को हमने इसी बॉक्स में ला करके रख दिया है, और यही बॉक्स इन तीनों फेनोमेना के बारे में हर चीज बताएगा आपको, जो भी आपको आंसर चाहिए। अब इसके लिए अलग लॉ, इसके लिए अलग लॉ, इसके लिए अलग लॉ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही फेनोमेना से आपको इन सारे फेनोमेना के अंदर का जो भी आपको आंसर चाहिए वो मिलेगा इसी लॉ से। इसी को बोलते हैं यूनिफाई करना। और भी एग्जांपल्स आपको हम देते हैं यूनिफिकेशन का। देखो, एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था उसका? मैक्सवेल। ये मैक्सवेल ने क्या किया? फिजिक्स का ये मैक्सवेल ने क्या किया? 4 लॉज दिए, या आप बोल लो इसको इक्वेशन। जो भी फॉर्मूलाज होते हैं ना, वो सारे इक्वेशन होते हैं, लॉज होते हैं, जो भी आप बोल लीजिए उसको। मैक्सवेल ने क्या किया? 4 लॉज दिए, 4 इक्वेशन दिए, और उन्होंने अपने इस 4 इक्वेशन से फिजिक्स का एक ब्रांच को उड़ा डाला। इन 4 इक्वेशन से ही फिजिक्स के एक ब्रांच को ही उड़ा डाला। कहा कि इतने सारे लॉज की जरूरत यहां नहीं है, इतने सारे फॉर्मूले की जरूरत यहां नहीं है, मैं दे रहा हूं ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से ढेर सारे लॉज एक्सप्लेन हो जाएगा। देखो क्या किया। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी फिजिक्स की एक ब्रांच है जो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना, 12th क्लास का ये चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है चार्जेज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में होते हैं, जब चार्ज रेस्ट में होते हैं तो रेस्ट वाले चार्ज के जितने फेनोमेनाज हैं, एक ही फेनोमेनाज नहीं, ये बहुत बड़ी चैप्टर है। जब आप इसको पढ़ोगे तो ये बहुत बड़ी चैप्टर है, इनके अंदर ढेर सारे फेनोमेनाज आएंगे, ढेर सारी घटनाएं आएंगे रेस्ट वाले चार्ज का, और ढेर सारे फेनोमेनाज के लिए अलग अलग लॉज भी हैं। लेकिन ये मैक्सवेल का ना,
कि नहीं चाहिए हमें अलग अलग लॉज अलग अलग फेनोमेनाज के लिए, मैं एक फॉर्मूला देता हूं, मैं एक लॉज देता हूं जिससे रेस्ट वाले चार्ज के सारे फेनोमेनाज एक्सप्लेन हो जाएंगे, सारे आंसर आपको यहां मिल जाएंगे। तो ये होता है यूनिफाई करना। तो अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि इन्होंने इस 4 इक्वेशन में एक इक्वेशन यहां दे दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, जिस इक्वेशन से क्या हुआ, जिस इक्वेशन से क्या हुआ, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सारे फेनोमेनाज एक्सप्लेन हो गए। जितने सारे फेनोमेनाज थे इसके अंदर, सारे फेनोमेनाज आ गए इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, यानी कि इससे सारे फेनोमेनाज एक्सप्लेन हो गए। जैसे रेस्ट वाले चार्ज का क्या क्या फेनोमेना हो सकता है, 2 चार्जेज हैं हमारे पास रेस्ट में है, मान लीजिए सेम चार्जेज हैं तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ऑपोजिट चार्जेज हैं तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अट्रैक्शन, रिपल्सन, इलेक्ट्रिक फील्ड होना और भी ढेर सारी चीजें हैं, ये सब क्या है, फेनोमेनाज हैं। और सारे फेनोमेनाज के लिए अलग अलग लॉज हैं, लेकिन अलग अलग लॉज लगाने की वहां जरूरत नहीं है। अलग अलग फेनोमेनाज में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जब चार्ज रेस्ट में होते हैं तो आप एक ही फॉर्मूला से इसको एक्सप्लेन कर दो। ये मैक्सवेल ने ऐसा कहा और दिया उन्होंने। ये हुआ यूनिफाई करना। इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे फेनोमेनाज आ गए और एक्सप्लेन हो गए। अब क्या है, यहां पर आया इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ये 4 इक्वेशन दिए थे, एक इक्वेशन से पूरे कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक्सप्लेन कर दिया। अब यहां पर आया इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब होता है चार्जेज इन मोशन। चार्जेज इन मोशन, अच्छा चार्जेज इन मोशन, चार्ज जब यहाँ तो चार्ज रेस्ट में थे, यहाँ चार्ज मोशन में है। जब चार्ज मोशन में आते हैं तो क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो बच्चे इस इलेक्ट्रिक करंट के जब चार्ज चलने लगते हैं तो उस टाइम में जो चार्ज के जितने सारे फेनोमेनाज होते हैं उन सारे फेनोमेनाज को एक्सप्लेन किया गया दूसरा इक्वेशन से। जैसे कि इस 4 इक्वेशन में से एक इक्वेशन यहां दे दिया, एक इक्वेशन यहां दे दिया। अब कहा है कि इस इक्वेशन से आप इस इलेक्ट्रोडायनामिक्स के जितने सारे फेनोमेनाज हैं सारे एक्सप्लेन कर दो। जितने सारे फेनोमेनाज हैं उन सारे फेनोमेनाज के लिए अलग अलग फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। मैं एक फॉर्मूला देता हूं, सिंगल फॉर्मूला, और इस चलने वाले चार्ज से जितने सारे फेनोमेनाज क्रिएट होंगे उन सारे फेनोमेनाज को आप हमारे इस इक्वेशन से एक्सप्लेन कर दो, एक्सप्लेन हो जाएगा। तो यहां भी यूनिफाई हो गया, यानी इलेक्ट्रिक करंट से जितने फेनोमेना बने वो सारे फेनोमेना का आंसर सिर्फ एक इक्वेशन से मिल जाता है, एक लॉज से मिल जाता है। ऐसे ओम्स लॉ है, किरचॉफ्स लॉ है, तो इन सारे लॉ लगाने की यहां कोई जरूरत नहीं है। हम एक ही लॉ आपको देते हैं, एक ही फार्मूला देते हैं, और एक ही फार्मूला से आप इस इलेक्ट्रिक करंट के आंसर जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन आप बना लो। यही होता है यूनिफाई करना। और है स्टूडेंट, अब इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, लिख सकते हैं आप इसको। अब यहां पे आया मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म क्या होता है सर? जैसा कि आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जब किसी वायर से होकर के चार्ज फ्लो कर रहा होता है तो क्या होता है, उस वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, यानी कि मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगता है वो वायर कंडक्टर। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिज्म। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, दिस कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। दिस इफेक्ट ऑफ चार्ज, मूविंग चार्ज इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। आप समझो इसको आसान भाषा में, जब चार्ज मोशन में आता है तो करंट बनाता है, और जब वह करंट किसी वायर से होकर के फ्लो कर रहा होता है तो वह वायर जस्ट लाइक अ मैग्नेट बिहेव करता है। उसके चारों और उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है जस्ट लाइक अ मैग्नेट। इसी को मैग्नेटिज्म बोला जाता है, जो आपको 12th क्लास में पढ़ना भी है, मैग्नेटिज्म। तो भाई ये मैग्नेटिज्म का मतलब होता है मूविंग चार्जेज, मूविंग चार्जेज produces magnetic field around itself। यही मैग्नेटिज्म होता है। तो इस मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेज जब मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है तो उस मैग्नेटिज्म से जितने भी फेनोमेनाज क्रिएट होंगे, जितने भी घटना घटेंगे, वो सारे घटनाओं को एक्सप्लेन करेगा इस मैक्सवेल का
4 इक्वेशन में से एक इक्वेशन कोई जो भी उन्होंने दिए होंगे, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जितने भी सारे फेनोमेनाज होंगे, उन सारे फेनोमेनाज के लिए अलग अलग फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, अलग अलग लॉ ऑफ फिजिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। मैं एक सिंगल लॉ देता हूं और इस मैग्नेटिज्म से जितना भी फेनोमेना क्रिएट हो रहा है उस सारे का आंसर आपको इस इक्वेशन से मिल जाएगा। यानी कि उन्होंने क्या किया, मैग्नेटिज्म के अंदर जितने सारे फेनोमेनाज हैं उस सारे फेनोमेनाज को ले जा करके रख दिया उन्होंने एक इक्वेशन के अंदर, यानी कि इसको यूनिफाई कर दिया। यही होता है यूनिफिकेशन। अब बच गया उसका एक इक्वेशन, 3 तो यहां इन्वॉल्व हो गया 3 चीज में, अब एक इक्वेशन उसके पास बच गया मैक्सवेल का। अब क्या किया उन्होंने, अब एक फिजिक्स की ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये होता क्या है आप पढ़ेंगे, अभी सिर्फ सुनते जाइए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होते थे हमारे फिजिक्स का एक ब्रांच, मैग्नेटिज्म होते थे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स होते थे, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी एक फिजिक्स की ब्रांच है। आप इसको जानते भी हैं, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड जितने भी फेनोमेनाज हैं, 10, 20, 50 लाख जो भी फेनोमेनाज हैं, उस सारे, अगर 1 लाख फेनोमेनाज हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वजह से, अगर 10 लाख फेनोमेनाज हैं तो 10 लाख उनके लॉज भी होंगे। लेकिन अलग अलग फेनोमेनाज के लिए अलग अलग लॉ लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक सिंगल लॉ देता हूं, उसी लॉ से इनके सारे फेनोमेनाज एक्सप्लेन हो जाएंगे। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड जितने सारे फेनोमेनाज हुए उन्होंने जाकर के अपने 4th इक्वेशन में रख दिया। यही होता है यूनिफाई करना। ओके स्टूडेंट, चलिए ठीक है। तो इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आपको यूनिफिकेशन के बारे में बताया। अब देखो हमारे पास लास्ट है एक, अब इसको समझ लेते हैं बच्चे। क्या है हमारे पास, सेकंड प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल है, बहुत ही आसान है ये, रिडक्शनिज्म। ये क्या होता है सर, ये रिडक्शनिज्म क्या होता है बच्चे? रिडक्शनिज्म का मतलब होता है, अगर आपको किसी बड़े प्रॉब्लम को समझना है तो उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके समझ लो। यही होता है रिडक्शनिज्म। अगर आपके पास कोई बड़ी सिस्टम है और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उस सिस्टम के छोटे छोटे पार्ट को समझ लो। अगर उस सिस्टम का छोटे छोटे पार्ट का वर्किंग अगर आपको समझ में आ गया तो बड़ा सिस्टम कैसे काम कर रहा है ये समझ में आपको आ जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं आपको, मैंने क्या बोला कि अगर आपको किसी बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो और वह प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप क्या करो, उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लो, उसके कंस्टिट्यूएंट जो भी हैं उसमें तोड़ लो, उन छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट के बारे में स्टडी कर लो, अपने आप आपको बड़ा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। जैसे मान लो जनरेटर है, मान लो कि ये जनरेटर है, आप जनरेटर के पास में खड़े होकर के ऐसे खड़ा हो जाओगे तो क्या जनरेटर आपको समझ में आ जाएगा? मान लीजिए कि आप जनरेटर को समझना चाह रहे हैं कि ये कैसे काम कर रहा है और वो जनरेटर का वर्किंग आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो जनरेटर है ये पूरा एक सिस्टम है और उस जनरेटर का जो वर्किंग है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, उस जनरेटर के छोटे छोटे पार्ट के बारे में स्टडी करोगे। जैसे आप स्टडी करोगे मैग्नेट के बारे में, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेट भी होता है। आप स्टडी करोगे उसके अंदर कॉइल होता है, आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल कुछ नहीं होता, आर्मेचर कॉइल क्या होता है, कुछ नहीं होता, एक कॉपर का वायर होता है जो आर्मेचर के ऊपर में लपेटा रहता है, ठीक है, वही होता है आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर होता है एक घूमने वाला पार्ट जो घूमता है उसके अंदर, और उस आर्मेचर में एक स्लॉट बना रहता है जिसके अंदर वायर को लपेटा जाता है, तो जो वायर लपेटा गया है ना वही होता है आर्मेचर कॉइल, ठीक है। तो आप अगर जनरेटर तो एक बहुत बड़ा सिस्टम है, अगर आपको बहुत बड़ा सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है कि जनरेटर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, ये सिस्टम है, ये जनरेटर सिस्टम है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे काम कर रहा है, तो आप इसको समझने के लिए क्या कर रहे हैं, उसके अंदर लगे हुए छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, उनके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उनको आप समझ रहे हैं कि ये कैसे काम करता है। तो आप समझ लो कि मैग्नेट कैसे काम कर रहा है,
आर्मेचर कैसे काम कर रहा है, या फिर उसके अंदर और क्या लगा हुआ है, स्लिप रिंग, ये स्लिप रिंग कैसे काम कर रहा है, और भी क्या लगा हुआ, कार्बन ब्रश, और क्या लगा हुआ होता है, शाफ्ट, डंटा, ये सब लगा होता है उसके अंदर। अगर आपको जनरेटर का वर्किंग समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे काम कर रहा है, तो आप क्या करोगे, उस जनरेटर के छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, जैसे मैग्नेट है, आर्मेचर कॉइल है, स्लिप रिंग है, ये कार्बन ब्रश है, शाफ्ट है, इन सारी चीज़ों का वर्किंग आप समझ लो कि ये सब सारे पार्ट, छोटे छोटे पार्ट कैसे काम कर रहा है, आपको ऑटोमेटिकली ये जनरेटर कैसे काम कर रहा है समझ में आ जाएगा। तो रिडक्शनिज्म का मतलब होता है कि अगर आपको कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है, कोई बहुत बड़ा सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है, तो उस सिस्टम के छोटे छोटे पार्ट को आप समझो, जानो कि वो कैसे काम कर रहा है, और सबको मिला दो, आपको बड़ा सिस्टम कैसे काम कर रहा है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। यही होता है रिडक्शनिज्म। अच्छा, रिडक्शनिज्म से एक फायदा और भी होता है। जब आप किसी बड़े सिस्टम को समझने के लिए उनके अंदर लगे हुए छोटे छोटे पार्ट के बारे में स्टडी करते हो ना, तो वहां से क्या होता है कि आपका नॉलेज डेवलप भी होता है। जब आप यहाँ समझोगे ना कि मैग्नेट कैसे काम करता है, मैग्नेट का क्या काम है इस जनरेटर के अंदर, आर्मेचर का क्या काम है जनरेटर के अंदर, स्लिप रिंग का क्या काम है जनरेटर के अंदर, कार्बन ब्रश का क्या काम है जनरेटर के अंदर, जब आप इतने सारी चीजों के बारे में स्टडी कर लेते हो इस जनरेटर सिस्टम को समझने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो ना, आप कोई एक दूसरा सिस्टम भी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आपको इन सारे छोटे छोटे पार्ट के बारे में जानकारी मिल चुकी है। तो आप ये भी समझ सकते हो कि मैग्नेट हम और कहां कहां यूज कर सकते हैं, आर्मेचर और कहां कहां यूज कर सकते हैं। इससे आपका सेंस और भी डेवलप होता है, साइंस एडवांस होता है। ठीक है बच्चे, ये बेनिफिट यहां मिलता है। यही होता है रिडक्शनिज्म। अब देखो एक एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ से देता हूं। मान लो ये आपका क्लासरूम है, ये क्लासरूम में ढेर सारे बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर वहां पढ़ा रहे हैं, ढेर सारे बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर वहां पढ़ा रहे हैं। जैसे यहाँ पे ढेर सारे पार्ट्स लगे हुए थे, ढेर सारे पार्ट से मिल करके यहाँ एक सिस्टम बन गया जनरेटर। ये जनरेटर हमको समझ में नहीं आया ये कैसे काम करता है, तो हमने इस जनरेटर को समझने के लिए क्या किया, इनके छोटे छोटे पार्ट का स्टडी किया। और जब छोटे छोटे पार्ट का स्टडी किया और स्टडी करने के बाद जब इनके पार्ट का वर्किंग समझ में आ गया कि कैसे काम कर रहे हैं छोटे छोटे पार्ट, तो हमें ये पता चल गया कि जनरेटर कैसे काम कर रहा है। तो अब यही चीज हमें यहां समझना है। जैसे ये जनरेटर एक सिस्टम था, वैसे ही आपका क्लासरूम यहाँ पे एक सिस्टम है, और इस सिस्टम का पार्ट है ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। इस सिस्टम का छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उसके पार्ट्स हैं। और हमें जब इस पूरे क्लास के प्रॉब्लम को समझना है, यानी ये क्लास कैसे काम कर रहा है, ये पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ये अगर हमको समझना है, जैसे हम यहाँ समझने की कोशिश किए थे कि जनरेटर जो है एक सिस्टम है बड़ा सा, ये कैसे काम कर रहा है, वैसे ही अगर हम ये हमारे पास जो क्लासरूम है वो एक सिस्टम है, जो सिस्टम बना हुआ है स्टूडेंट से और टीचर से। अगर हम इस पूरे क्लास के बारे में अगर हम कोई जानकारी लेना चाहेंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि टीचर वहां पर कैसे पढ़ा रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम क्लास में जाकर के थोड़ी ना पूछेंगे कि कैसे पढ़ा रहे हैं। हम क्या करेंगे, इस सिस्टम में से किसी एक पार्ट को निकाल लेंगे, किसी एक बच्चे को निकाल लेंगे, हाँ पूछ लेंगे, हाँ कैसे पढ़ाई हो रही है। अब वो बच्चा बोल दिया हाँ सही पढ़ाई हो रही है, तो हमें इस पूरे सिस्टम के बारे में जानकारी चल गई, ये सिस्टम ठीक ठाक है, ये सिस्टम में पढ़ाई अच्छे से हो रही है। हमें इस सिस्टम में जो हम जानना चाह रहे थे उसकी जानकारी हमें मिल गई। इस क्लासरूम जो सिस्टम है, हमें इससे क्या जानकारी चाहिए था कि कैसे पढ़ाई हो रही है, तो हम पूरे सिस्टम में जाकर के थोड़ी घुस करके क्लासरूम में हम घुस करके गए देखने के लिए कैसे पढ़ा रहे हैं, पूछने के लिए। हमने उस सिस्टम के एक पार्ट को बाहर निकाल लिया, जैसे कि बच्चा है, स्टूडेंट, और उसी से पूछ लिया कैसे पढ़ाई हो रही है बेटा, कहा कि सर बहुत अच्छा, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जो प्रॉब्लम था बड़ा सा सिस्टम को जानना, वो सॉल्व हो गया। यही होता है रिडक्शनिज्म, यही होता है रिडक्शनिज्म। साफ शब्दों में मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई बड़ा सा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तो उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लो और छोटे छोटे पार्ट के बारे में स्टडी कर लो, आपको बड़ा सिस्टम अपने आप समझ में आ जाएगा, बड़ा प्रॉब्लम खुद समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है बच्चे, यही होता है रिडक्शनिज्म।
अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। चलिए अब इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसको आप लिख लीजिए। आप इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, समझ सकते हो। रिडक्शनिज्म का मतलब क्या? टू स्टडी अ लार्ज सिस्टम। किसी बड़े सिस्टम को जानने के लिए क्या करोगे? स्टडी करोगे। किसका? प्रॉपर्टीज या वर्किंग प्रॉपर्टीज। स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स। यही है। अगर आपको किसी बड़े सिस्टम को जानना हो और वो आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि वो कैसे काम कर रहा है, तो उसको जानने के लिए क्या करोगे? इस सिस्टम के छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, जो इसके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो इसके छोटे छोटे पार्ट मतलब कंस्टिट्यूएंट्स पार्ट होते हैं, उनके प्रॉपर्टी को जान लो। उनके प्रॉपर्टी को जानने से कहने का मतलब कि छोटे छोटे पार्ट कैसे काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको जनरेटर का एग्जांपल देके बताया था। ये जनरेटर, ये एक सिस्टम है। क्या है? ये सिस्टम है। ये इसका वर्किंग हमें समझ में नहीं आया, तो हमने इसके अंदर के पार्ट को खोला। इसके पार्ट में सबसे पहले निकाला किसको? मैग्नेट को निकाला। अब समझा कि ये मैग्नेट क्या काम कर रहा है, इस मैग्नेट का क्या वर्किंग है। ये तो 10 क्लास में भी पढ़ाया गया है कि मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के बाद आप क्या किए? आर्मेचर कॉइल लगा हुआ है। अब इस आर्मेचर कॉइल का वर्किंग जान लो कि ये क्या काम कर रहा है, इसका क्या फंक्शन है उसके अंदर। स्लिप रिंग का क्या काम है वो भी आप जान लो कि ये कैसे काम कर रहा है। कार्बन ब्रश जान लो क्यों लगाया गया है। उसके बाद जान लो शाफ्ट क्यों लगाया गया है। शाफ्ट मतलब एक्सल, धुरी, जो धुरी होता है, जैसे ये इस तरह का इसके ऊपर घूमेगा शाफ्ट, इसका क्या काम है। इन छोटे छोटे पार्ट्स का वर्किंग को जान लो। सबका वर्किंग जब समझ में आ गया इस सब छोटे छोटे पार्ट्स का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरा बड़ा सिस्टम कैसे काम कर रहा है। इन्हीं छोटे छोटे पार्ट्स को मिला करके तो ये बना हुआ है। इन छोटे छोटे पार्ट्स के वर्किंग को मिला दो, बड़ा सिस्टम कैसे काम कर रहा है आपको समझ में आ जाएगा। यही होता है रिडक्शनिज्म। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। तो बच्चे यही था रिडक्शनिज्म। अब हम इसको थोड़ा सा डिफिनेशन लिख दें आपको। डिफिनेशन तो यही है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए लिख लेते हैं, पहले मिटाते हैं इसको। लिख लीजिए। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। लिखिए अ प्रोसीजर that reduces ठीक है। reductionism reduces a procedure that reduces complex data complex data into simpler parts of phenomena. A procedure that reduces complex data ऐसे लिखिए कॉम्प्लेक्स डेटा, थोड़ा अच्छा से, कॉम्प्लेक्स डेटा एंड फेनोमेना। ये फेनोमेना
ये फिनोमेना ही सिस्टम है। कोई घटना जो घट रहा है, बड़ा सा घटना घट रहा है, आपको उस घटना के बारे में जानना है, तो घटना क्यों घट रहा है इसको जानने के लिए, इसके रीजन को जानने के लिए उसमें कौन कौन से छोटे छोटे फैक्टर्स हैं उनके बारे में जानो कि कौन कौन से छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो उस घटना को घटाने के लिए इन्वॉल्व हो रहे हैं। कोई बड़ा घटना आपने घटते हुए देखा और वो घटना आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों घट रहा है, तो इसका आंसर जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस घटना को घटाने के लिए जो ढेर सारे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं पहले उनके बारे में स्टडी करना होता है। उसके बाद वो घटना क्यों घट रहा है खुद ब खुद पता चल जाता है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अ प्रोसीजर दैट रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्स डेटा एंड फेनोमेना टू सिंपल टर्म्स, टू सिंपल टर्म्स इज रिडक्शनिज्म। ठीक है बच्चे, आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अब बच्चे आज यही हम लोग खत्म करते हैं इसको। अब आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्कोप एंड एक्साइटमेंट। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट का लेक्चर रहेगा। आप इसको खुद से स्टडी करके एक बार रखेंगे ताकि अगर हम आपको बताएं इसको तो आपका कंसेप्ट 110% क्लियर रहे। ओके, आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर का ओवरव्यू है स्कोप एंड एक्साइटमेंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होगा, इसीलिए आप इसको पढ़ के घर से आएंगे। ओके, थैंक यू।